नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन स्टे क्लासेस में। साथियों, आज हम महत्वपूर्ण राजवंश की काबुल घाटी में कौन सा राजवंश था, यानी उत्तर भारत के राजवंशों के बारे में जानेंगे और कश्मीर राज्य में कौन कौन से राजवंशों का उदय हुआ था और उन राजवंशों के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण वाक्य हैं जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं काबुल का शाही वंश के बारे में कि भाई शाही वंश कहां पर था और इसके शासक कौन कौन थे और किनके बाद में इस शाही वंश का उदय होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो शाही वंश है ये काबुल घाटी के गंधार प्रदेश में इसका उदय होता है। शाही राजवंश का उदय गंधार घाटी के काबुल क्षेत्र के गंधार घाटी में शाही वंश का क्षेत्र, मान लीजिए कि क्षेत्र होता है। ठीक है, क्या थे इसके शासक, कौन था इसका शासक? वो तुर्की शासक था जिसका नाम क्या था? लगरतुमान इसका शासक था जो कि तुर्की मूल का था। नंबर 1, हमें शाही वंश से संबंधित कौन कौन सी बातें अभी तक मिलती हैं कि इसका जो क्षेत्र था वो काबुल घाटी के गंधार प्रदेश में था और इसका जो शासक था वो तुर्की शासक कौन था? लगरतुमान था, यानी तुर्की मूल का शासक था। इसका एक मंत्री था, मंत्री कौन था? ब्राह्मण मंत्री था। कौन था? कल्लर। ये जो लगरतुमान है इसका एक ब्राह्मण मंत्री था जिसका नाम कल्लर था। इस कल्लर ने इस लगरतुमान को गद्दी से हटाकर, यानी सिंहासन से हटाकर 9वीं सदी में यानी 9वीं सदी के उत्तरार्ध में, 9वीं सदी यानी चलायमान थी, आधे से ज्यादा निकल चुकी थी, तो उसके 9वीं सदी के उत्तरार्ध में ये जो कल्लर था ना, ब्राह्मण मंत्री कल्लर, इसने हिंदू शाही वंश की स्थापना की थी, जिसको हम शाही वंश के नाम से जानते हैं। हिंदू शाही वंश की स्थापना की थी जिसे हम शाही वंश के नाम से जानते हैं। इसका जो प्रमुख शासक था, यानी स्थापना करने वाला ब्राह्मण मंत्री कल्लर, लेकिन इसका प्रमुख शासक, जो महत्वपूर्ण शासक बनता, उसका नाम था जयपाल था, जो कि साही वंश का प्रमुख शासक बनता है। इसने 986 और 87 ईस्वी में राजा बनने के बाद में ये क्या करते हैं? उल्टे गजनी पर आक्रमण करते हैं। कौन सा क्षेत्र था? गजनी। क्योंकि भाई ये जो क्षेत्र था वो काबुल घाटी में था और काबुल घाटी के नजदीक में कौन सी थी? गजनी का क्षेत्र। तो ये कौन थे? जयपाल गजनी पर आक्रमण करते हैं, लेकिन क्या करते हैं? आक्रमण में ये स्वयं हार जाते हैं। आक्रमण तो करते हैं, स्वयं हार जाते हैं। तो गजनी के शासक इन्हें बहुत ज्यादा अपमानित करते हैं और अपमानित करते हैं तो क्या होता है? अपमानित करते हैं और फिर इनसे संधि करते हैं। आपत्तिजनक संधि इनके द्वारा की जाती है। तो ये जयपाल से संबंधित थोड़ी सी जानकारी है। 998 ईस्वी में, उसी दौरान भाई जयपाल जी जो आक्रमण करते थे वो 986-87 में करते हैं, हार जाते हैं, अपना अपमान करवाते हैं, आपत्तिजनक संधि करनी पड़ती है इन्हें। इनके बाद में 998 ईस्वी में सुबुतगीन का पुत्र था जिसका नाम था महमूद गजनबी, ये शासक बनते हैं। ठीक है, यानी सुबुतगीन के बाद में उनका पुत्र महमूद गजनबी 998 ईस्वी में शासक बनते हैं। जब ये शासक बनते हैं तो 1001 ईस्वी में यानी महमूद गजनबी जयपाल को हराते हैं। यानी पहले जयपाल 986-87 में गजनी पर आक्रमण करता है और हार जाता है, अपमान भी सहता है, लेकिन उसके बाद में लगभग 98 यानी कि 10-12 साल के बीच में
सुबुतगीन का जो पुत्र था महमूद गजनवी शासक बनता है और ये 1001 में जयपाल को हराता है और फिर क्या करता है, अपमान करता है, जिससे ये क्या करते हैं, इनका वही आप यहां पर भी इन्होंने अपनी अपमान सहा, आपत्तिजनक संधि करनी पड़ी। और जब 1001 में फिर मोहम्मद गजनवी से ये महमूद गजनवी से जब ये हारते हैं तो इसके बाद में क्या करते हैं, महमूद गजनवी इनकी बहुत ज्यादा अपमानित करता है, जिसके कारण क्या करते हैं, ये आग में कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। आग में कूदकर ये आत्महत्या कर लेते हैं। इसके बाद में जयपाल का पुत्र क्या है, आनंदपाल। आनंदपाल को ये महमूद गजनवी 2 बार हराता है, यानी पिता को भी हरा चुका था ये और उसके बाद में 2 बार आनंदपाल को भी ये हराते हैं। इनकी राजधानी कहां थी, इनकी राजधानी उद्भांडपुर और यही वो राज्य है शाही वंश, जिसे हिंदू शाही वंश के नाम से जानते हैं। यही मुस्लिम आक्रमण का सबसे पहला शिकार बनता है, यानी मुस्लिम आक्रमण का सबसे पहला शिकार बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि ये काबुल घाटी में था और अफगान तुर्क जो थे ईरानी सब उसी घाटी के माध्यम से ही भारत में प्रवेश करते हैं, यानी काबुल घाटी के रास्ते ही ये भारत में प्रवेश करते हैं। तो ये राज्य उधर ही बसा हुआ था, जिस कारण ये सबसे पहला शिकार यही राज्य होता है। इसके बाद में ये जो था मेरे प्यारे साथियों, ये था काबुल घाटी का शाही वंश। अब हम जानेंगे, क्योंकि अब ये समझ लीजिए ये जो महमूद गजनवी था, अब इसका अधिकार काबुल क्षेत्र पर हो चुका था। उससे अगला क्षेत्र क्या था, कश्मीर का। तो अब मेरे प्यारे साथियों हम जानेंगे कश्मीर राजवंश से संबंधित। तो क्या थे, कश्मीर राजवंश, कश्मीर के राजवंशों के बारे में जानेंगे। भाई अब कश्मीर पर कौन कौन से राजा उस समय शासन करते थे और उनके समय में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटी, ये महत्वपूर्ण बिंदु है मेरे प्यारे साथियों। इन्हीं के आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे ज्यादा नहीं पूछे जाते। चाहे आप किसी भी किताब को उठा के देख लें, किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास। अगर हम कश्मीर के हिंदू राज्य के इतिहास की जानकारी लें तो हमें जो कश्मीर के राजवंशों के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है इतिहास की, तो वो मिलती है कल्हण के राजतरंगिणी से, कल्हण के राजतरंगिणी से, जो कि 1200 ईस्वी में संकलित और पूरा हुआ था, ठीक है। इससे हमें ज्ञात होती है कि कश्मीर में कौन कौन से राजाओं ने राज किया था। कल्हण वैसे तो क्या थे, जाति से ब्राह्मण थे। इनके बारे में भी थोड़े तथ्य जान लेते हैं, क्योंकि इनके आधार पर भी पेपरों में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। क्योंकि इतिहास मेरे प्यारे साथियों अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो ये नहीं है जरूरी कि जो यह चीज मैं आपको बता रहा हूं यही से आए, लेकिन इनसे बाहर भी नहीं आएंगी, इनसे बाहर भी नहीं आएंगी। जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो महत्वपूर्ण वाक्य हैं, जिनसे मुझे ये लगता है कि हाँ पेपरों में ये चीजें पूछी जा सकती हैं, तो वो सारी चीजें उनके बारे में ही हम जानेंगे, ठीक है। तो वो क्या थे, कल्हण जाति से ब्राह्मण थे। हो सकता है ये प्रश्न ही आ जाए कि कल्हण कौन सी जाति से संबंधित थे, हो सकता है, ठीक है ना। तो क्या थे, राजतरंगिणी की रचना करने वाले क्या थे, कल्हण थे। और कब इन्होंने की थी, तो जय सिंह के शासनकाल के दौरान इसकी रचना की थी। और जय सिंह का समय कितना है, 1127 से 1159, लगभग 1200 ईस्वी, ठीक है ना, 12वीं सदी में इसकी रचना की गई थी। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, ये तो मैंने आपको कल्हण और राजतरंगिणी और किस समय में इसका संकलन हुआ उसके बारे में। अब इसकी शैली के बारे में जान लेते हैं कि इसकी शैली जो थी वो महाभारत शैली थी, महाभारत शैली पर यह आधारित थी। और इसके आगे का जो विवरण है भाई, किसके, कल्हण जी के आगे का विवरण, इसमें किस किस का योगदान रहा, किस किस की भागीदारी रही, उसके बारे में जानते हैं। तो वो थे जोनराज जो कवि थे, उसके बाद शिवर और उसके बाद में प्रयाग भट्ट। ऐसे विद्वान थे ये जिन्होंने राजतरंगिणी में सहयोग किया था।
यानी राज तरंगिणी का लिखने वाले रचयिता जो थे वो कल्हण ही थे, लेकिन उसके बाद में कल्हण जी के बाद में अगर राज तरंगिणी का जो विस्तार हुआ है, जो उसमें जो कुछ भाग या कुछ खंड जो इसमें जुड़े थे, उसमें सहयोग करने वाले जो विद्वान थे वो जोनराज, श्रीवर और प्रयाग भट्ट थे। इसके बाद में ये हमने जो जाना, ये राज तरंगिणी के कश्मीर के राजवंशों के बारे में जाना कि भाई आखिर कश्मीर का राजवंश हमें कहां से पता चलती है, किसके शासनकाल में हुआ था और किस विद्वान ने हमें कश्मीर के राजवंशों के बारे में जानकारी दी है, किसके साहित्य से हमें ये जानकारी मिलती है, ये जाना। अब जानते हैं कश्मीर में जो राजवंश था उसका नाम था कारकोट वंश। कश्मीर पर शासन करने वाला कौन सा वंश था? कारकोट वंश। ये कब था? ये 7वीं सदी में इस उदय होता है, 7वीं सदी में ये उदय होता है और इसकी स्थापना की थी, इसकी स्थापना किसकी? कारकोट वंश की, तो दुर्लभ वर्धन ने इसकी स्थापना की थी, जो कि कश्मीर शासकों में कौन थे? अब कारकोट वंश की स्थापना करने वाले शासक कौन थे? दुर्लभ वर्धन, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और इस कारकोट वंश से संबंधित जो प्रमुख और शक्तिशाली राजा थे वो कौन थे? जो जिसने कश्मीर पर शासन किया था वो थे ललितादित्य मुक्तापीड, जो कि 724 ईस्वी में राजा बनते हैं और 760 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। ये इतने शक्तिशाली राजा थे कि अगर इनके बारे में बात करें तो 733 ईस्वी में इन्होंने चीन में, इनके शासन के समय में जो महत्वपूर्ण घटना है वो ये कि इन्होंने 733 ईस्वी में चीन में अपने दूत मंडलों को भेजा था, ठीक है ना, भेजते थे दूत मंडल, इन्होंने भेजे थे। और इन्होंने क्या करा था, इनके क्योंकि भाई शक्तिशाली शासक थे, विद्वानों का आदर करने वाले थे, संरक्षण देने वाले थे, तो क्या था, इन्होंने तिब्बतियों, कंबोजों और तुर्कों को हराया था। ये इतने शक्तिशाली थे कि इन्होंने तिब्बतियों, कंबोजों और तुर्कों, जो तुर्क आक्रमण करता थे, उनको इन्होंने हराया था। यही वो राजवंश है कारकोट राजवंश, और यही वो शक्तिशाली राजा हैं ललितादित्य मुक्तापीड, जिन्होंने गुप्तों के बाद, अगर हम कह सकते हैं तो गुप्तों के बाद, जैसे गुप्तों ने अपने राज्य को सबसे शक्तिशाली बनाया था, तो गुप्तों के बाद में भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य बनाने का जो श्रेय दिया जाता है वो इन्हीं ललितादित्य मुक्तापीड को दिया जाता है, जो कि कारकोट वंश के राजा थे। इन्हों के शासन के दौरान इन्होंने सूर्य का मार्तंड मंदिर पेपरों में काफी बार पूछा गया है, ठीक है ना, सूर्य देव का मार्तंड मंदिर इन्होंने ही बनवाया था। किसने? ललितादित्य मुक्तापीड ने। और कश्मीर में इन्होंने परिहासपुर नगर बसाया था। जिस प्रकार सम्राट अशोक ने श्रीनगर बसाया था, उसी प्रकार इन्होंने परिहासपुर का नगर बसाया था। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? जयापीड विन्यादित्य। क्या था? जयापीड विन्यादित्य इस वंश का अंतिम शासक था, जो कि 770 ईस्वी में राजा बनता है और 810 ईस्वी तक ये शासन करता है। इनकी राज्यसभा में, भाई ये दोनों ही विद्वान थे और विद्वानों का संरक्षण भी करते थे, तो इनकी राज्यसभा में कौन था? कारकोट वंश के जो राजा थे उनकी राज्यसभा में क्षीर भट्ट और उदय भट्ट और दामोदर गुप्त राजा उनके दरबार में, उनकी राज्यसभा में निवास करते थे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जानकारी थी कारकोट वंश से संबंधित, और कारकोट वंश से संबंधित इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनसे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। चाहे तो आप सारे पिछले वर्षों के या उनसे पिछले वर्षों के किसी भी पेपर को उठाकर देख सकते हैं, और इनके आधार पर किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आपको जरूर जानकारी देंगे। इनके बाद में कश्मीर पर जो शासन करने वाला वंश उदित होता है वो होता है उत्पल वंश। उत्पल वंश कारकोट वंश के बाद में शासन करने के लिए आता है, तो कश्मीर में इनका जो उदय हुआ वो कारकोट वंश के
बाद में। ये महत्वपूर्ण चीज है। अगर पेपरों में यही पूछ लिया जाए कि उत्पल वंश का उदय किसके बाद हुआ, या फिर ये पूछ लिया जाए कि कश्मीर पर शासन करने वाले राजवंशों को क्रम से लगाइए, ठीक है ना, या इनका समय के बारे में पूछ लिया जाए, भाई ऐसे ही क्वेश्चन पेपरों में मिलान के लिए बहुत ज्यादा आते भी हैं। तो कारकोटक वंश के बाद में उत्पल वंश का उदय होता है, और इसका जो संस्थापक था, इसका संस्थापक अवंती वर्मन इसका राजा था, जो कि 855 ईस्वी में राजा बनता है और 883 ईस्वी तक शासन करता है। इसे जनता लोकोपकारी शासक कहती थी। कौन सा? लोकोपकारी शासक। ये जनता का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे, इनके समय में बहुत दयालु किस्म के राजा थे। तो ये जनता के लिए क्या क्या करते हैं कि कृषि की उन्नति के लिए, कृषि की उन्नति के लिए ये नहरों का निर्माण करते हैं। भाई इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि ये नहरों का निर्माण करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो कि पेपरों में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया कि झेलम नदी पर बांध बनाया था इन्होंने। किसने? अवंती वर्मन ने झेलम नदी पर इन्होंने बांध बनाया था। और अवंतीपुर नगर यानी कश्मीर राज्य में अवंतीपुर नगर भी इन्होंने बसाया था। इनका जो योग्य क्या था? इनका योग्य मंत्री कौन था? सूर। क्या था ये? सूर इनका योग्य मंत्री था, यानी शासन में सहयोग करता था। ये क्या था? मंत्री। सूर इनका मंत्री था, ठीक है भाई। नगर इन्होंने बसाए। इनका योग्य जो था सूर मंत्री था, और इनका जो उत्तराधिकारी था वो शंकर वर्मन था। कौन था? शंकर वर्मन इनका उत्तराधिकारी था, जो कि 885 ईस्वी में राजा बनता है और 902 ईस्वी तक ये सिंहासन पर राज करता है। ये क्या मैं ये जो है ये युद्धों में संलग्न रहने के कारण, यानी युद्धों में हमेशा युद्धों में ही रहने के कारण, हमेशा लड़ाई झगड़ने के कारण इनका जो राजकोष खाली हो जाता है। तो उसका उत्पल वंश के राजाओं का। तो ये इतना क्रूर राजा थे शंकर वर्मन। ये कहते हैं जनता पर कर लगाते हैं, ये जनता पर कर लगा देते हैं, मंदिरों की संपत्ति को लूट लेते हैं, और जो भी विद्यालय और धार्मिक स्थलों को जो अनुदान दिया जाता था उसे भी ये नहीं देते हैं। तो इन्हें जनता क्रूर राजा के नाम से भी जानने लगी थी और कहती थी कि भाई ये क्रूर राजा हैं। इनके बाद में कौन थे? क्षोमेंद्र गुप्त। इनके बाद में जो कश्मीर पर शासन करते हैं वो उत्पल वंश के क्षोमेंद्र गुप्त करते हैं। कौन? उत्पल वंश के क्षोमेंद्र गुप्त ये शासन करने आते हैं, जो कि 950 ईस्वी में शासन करते हैं। इनका जो विवाह हुआ था, इनके शासन से संबंधित जो घटना है वो ये कि ये लोहार वंश की राजकुमारी थी दिद्दा। ये उनसे शादी करते हैं, और क्षोमेंद्र गुप्त की जल्दी मृत्यु हो जाने के कारण क्या करते हैं? दिद्दा ही व्यवहारिक रूप से सत्ता का संचालन करती हैं। यानी अब जो रानी थी, क्षोमेंद्र की मृत्यु हो जाने के कारण दिद्दा ही शासन करती हैं कश्मीर पर। और दिद्दा से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में काफी बार आया है। कैसे आया है? अशोक की रानी दिद्दा और वाकाटक और कात्य वंश की राजकुमारी के बारे संबंधित रानियों से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में आया था मिलान के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो रानियां हैं इन्हें आप एक बार अच्छी तरह से याद कर लेना कि इनके समय से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में बहुत ज्यादा आते हैं, और इनके वंशों से संबंधित कि भाई कौन कौन सी रानियां किस किस राजवंशों से थी। ये लगभग 50 वर्ष तक शासन करती हैं। भाई क्षोमेंद्र गुप्त की मृत्यु हो जाती है, व्यवहारिक रूप से सत्ता दिद्दा जी के हाथ में आ जाती है, और ये लगभग 50 वर्ष तक शासन करती हैं। और क्या करते हैं? इनके शासन से संबंधित महत्वपूर्ण घटना क्या है कि सिक्कों पर इनका नाम अंकित होता है। इनका नाम सिक्कों पर भी अंकित होता है।
तो मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद में अगर हम जो जानकारी लेंगे वो लोहार वंश से संबंधित जानकारी लेंगे, क्योंकि कश्मीर अभी जो हम जानकारी ले रहे हैं वो यही कि काबुल की तरफ और कश्मीर राज्य में कौन कौन से राजवंश उदित हुए थे। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको काबुल और कश्मीर राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण राजवंश और उनके शासकों से संबंधित जो घटनाएं हैं उनके बारे में जानकारियां मिली होंगी। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।